सारे जो ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स हैं उन्होंने 19 तारीख को वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पहले हम कर्जों पे चल रहे हैं, हमारा तो यानी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। 50,000 के ऊपर अगर पूरे दिन में निकालते हैं कि ये नहीं है कि 50,000 एक बैंक से, वो पूरे सारे दिन में मल्टीपल बैंकों से अगर भी निकालते हैं तो उनको 400 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ATL लिस्ट में उसका नाम नहीं है और बैंक से 50,000 निकलवाएगा तो उसको वो देने पड़ेंगे, और वन लिंक ATM पे जाएगा तो 35 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप अपना बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं ATM पे जाके तो उसके भी 5 रुपए हैं। और इसी तरह अगर आप वो जो आप ट्रांजैक्शन करें ATM से और साथ आप रसीद लें अपने बैलेंस चेक करने की तो उसके अलग से फिर 5 रुपए हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जब हम बैंक से ATM से रकम निकलवाते हैं या किसी को भेजते हैं तो अब उस पर भी टैक्स देना होगा। इसी के साथ साथ टैक्स रिटर्न फाइल क्या होता है और कितना इजाफी टैक्स जो है वो फाइलर को देना पड़ेगा, इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है हमीद खान साहब, जो कि एक एनालिस्ट है इकोनॉमिक के हवाले से और पॉलिटिकल भी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि टैक्स रिटर्न फाइल क्या होती है? टैक्स रिटर्न जो है ये 114 सेक्शन है उसके FBR का, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और जिस बंदे की अगर वो बिजनेस कर रहा है 4 लाख या उससे ऊपर इनकम हो, सैलरीड क्लास है तो उसकी 6 लाख या उससे ऊपर इनकम हो, या किसी बंदे के पास 1000 सीसी गाड़ी हो, इसी तरह प्रॉपर्टीज हैं, तो वो डिफरेंट यानी चीजें हैं जिसकी वजह से बंदे को ये लाजमी हो जाती है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और नेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर किसी बंदे के ऊपर ये लागू होती है तो उसको कंप्लायंस करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो ये क्रिमिनल एक्ट है और उसकी जो है ना ऑफेंस जो है और पेनल्टी है, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं, आपकी पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तो जिस बंदे के ऊपर ड्यू हो जाती है और उसकी इनकम इस लेवल पे पहुंच जाती है या उसके पास 1000 सीसी गाड़ी है, इसी तरह प्लाट है, फ्लैट है, तो उसको फौरी तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती है और करानी चाहिए। और दूसरा है कि जो टैक्स रिटर्न है उसमें आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस शो होते हैं। सैलरी क्लास के लिए उसकी सैलरी की सारी डिटेल शो होती हैं। इसी तरह आपकी वेल्थ स्टेटमेंट उसका पार्ट है, तो उसके साथ जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें जितने आपके नाम पे एसेट्स हैं वो सारे शो करने चाहिए। उसमें बैंक है, आपके नाम पे गाड़ी है, प्लाट है, कोई फाइल है, कोई प्राइस बॉन्ड है, उसमें कैश है आपके पास, कोई ज्वेलरी है। इसी तरह कोई लायबिलिटीज अगर हैं, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने कोई फैमिली में से लोन लिया है, तो ये सारी चीजें उसका हिस्सा है और ये उसमें प्रॉपरली, फेयरली और ट्रांसपेरेंटली जो है ना शो करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अकाउंट मैंने बंद करा दिया है तो इसका पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज आपके शनाख्ती कार्ड से लिंक है तो वो किसी वक्त भी आपके सामने आ सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप प्रॉपरली किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, बजाय इसके कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए कल को बहुत ज्यादा इश्यूज में जो है ना आपको फेस करने पड़े। सर, टैक्स दहिंदगान जो है उनके लिए ये टैक्स रिटर्न फॉर्म कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और कौन कौन सी मुश्किलात से ये बचा सकता है? टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है अभी FBR ने जो नया लॉन्च किया है 7 जुलाई को, वो कह रहे हैं सिंप्लीफाइड है, जो कि 25 पेजेस का है। तो सिंप्लीफाइड चीज तो होती है वो थोड़ी सी, कोई आधे पेज की हो, 1 पेज की हो, अभी 25 पेज की रिटर्न है और साथ ही वो कह रहे हैं बहुत सिंप्लीफाइड है। अब इसमें जो 2 मेजर चेंजेस हुई हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में वो ये है कि पहले आपके पास पिन कोड होता था, अब अपनी रिटर्न जब सबमिट करते थे पिन कोड लगाते थे, हो जाता था। अब उन्होंने इसको OTP पे किया है। तो OTP का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पे जाएगा। अब इस वक्त जो हमारे कोई 33 लाख जो लोग ऑलरेडी टैक्स रिटर्न जमा जिन्होंने करानी है, अगर उसको हम पर डे पे देख लें तो 37,000 रिटर्न बन जाएंगी। तो हमारा तो ना इंटरनेट का जो सिस्टम है वो इतना पायदार है, ना हमारा जो मोबाइल लिंक या जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं टेलीफोन के, मोबाइल्स के, वो इतने यानी काबिल हैं कि ये इस चीज को जो है ना अकोमोडेट कर सकें। फिर हर महीने 90 डेज में यानी जमा होनी होती है ना रिटर्न, और साथ ही फिर उसमें हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न है, तो वो भी तकरीबन 1 लाख के करीब जो है ना रजिस्टर्ड लोग हैं। तो ये हो नहीं सकता। FBR को जो है ना चाहिए कि ऐसे तजर्बे ना करे जिससे बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो सफर हो और लोग जो है ना इंतशार का शिकार हो। अब इस वक्त देखें सारे जो ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स हैं उन्होंने 19 तारीख को वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो इससे पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। देखें जो इकोनॉमी का पहिया चला रहे हैं अगर वो नाखुश हैं, उनको आपने बददिल कर दिया, वो कारोबार करने से बददिल हो गए, नई नई चीजें ला के आप FBR को इतना ज्यादा पावर्स दे रहे हैं जिससे हरासमेंट होगी, करप्शन होगी। तो इस वजह से अब वो सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो स्ट्राइक पे जा रही है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा मुल्क का। मुल्क पहले हम कर्जों पे चल रहे हैं,
हमारा तो यानी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। जो अशराफिया और ऊपर लोग एलीट क्लास है उनके खर्चे जो है ना बिल्कुल जो लो इनकम वाले हैं, जो पॉवर्टी लेवल में है, वो उठाते हैं। देखिए हर चीज पे सेल टैक्स है, तो वो हर बंदा किसी न किसी तरह टैक्स नेट का हिस्सा बना हुआ है। तो जो ऊपर वाली क्लास है वो एंजॉय कर रही। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो लोग यानी कैपेसिटी जिनकी होती है वो टैक्स देते हैं, और जो लोअर जो पॉवर्टी लेवल वाले लोग होते हैं उससे उस टैक्स से उनको अपलिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे उल्टा जो है ना वो हो रहा है। और अब वो जो बिजनेस कम्युनिटी है जो कि टैक्स कंट्रीब्यूटर है सबसे बड़े, उनको भी इस उस पे पहुंचा दिया नहज पे कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां बंद करने जा रहे हैं। तो उससे किस तरह पाकिस्तान आगे चलेगा, या एक्सपोर्ट के जो टारगेट हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो अब देखें ना, आम लोग ऑलरेडी सड़कों पे, कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सड़कों पे हैं इस वक्त, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इकोनॉमी का पहिया चला रहे हैं, उनको भी आपने मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया कि वो भी अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 19 तारीख से पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो स्ट्राइक होने जा रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हर चीज पर टैक्स आयद कर दिया है। छोटी से छोटी चीज अगर आप खरीदने जाते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अब जैसे ही हम एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं सर, उसके ऊपर भी हर ट्रांजेक्शन पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। एटीएम पे वो उसके लिए दो कैटेगरीज होती हैं। केटीएल होती है जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न वक्त पे जमा कराते हैं, एक वो होते हैं जो टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराते। तो जो नहीं जमा कराते, अगर वो 50,000 एक दिन में किसी एक बैंक से या उनके मल्टीपल अकाउंट है उनसे निकालते हैं, तो पहले ये 0.6% वो देते थे, 300 रुपए। अब वो हो गया 0.8%, 400 रुपए जो है ना वो 50,000 के ऊपर अगर पूरे दिन में निकालते हैं। कि ये नहीं है कि 50,000 एक बैंक से, वो पूरे सारे दिन में मल्टीपल बैंकों से अगर भी निकालते हैं तो उनको 400 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इससे जो है कोई असर पड़ेगा हमारी मौशियत पर? पिछले हर दफा ये कोई नया तजर्बा नहीं है, पिछले साल भी ये था, उससे पहले सालों में भी ये किया गया है। लेकिन जो हमारा एटीएल है, टैक्स पेयर्स हैं, वो वहीं के वहीं है, आज तक नहीं बढ़ सके। उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एफबीआर है वो उस इतना एक अथॉरिटेटिव इदारा बना दिया हुआ है, थाने की तरह उसका वो कल्चर है। तो कोई भी बंदा वहां जाने से कतराता है, कंसल्टेंट जाने से कतराते हैं, तो आम बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। उसको कमर्शियली जो है ना उसको रिवैम्प करना चाहिए, उसको जो है ना एड्रेस करना चाहिए कि एफबीआर एक कमर्शियल इदारे के तौर पे सामने आए। उनको अथॉरिटीज देने के बजाय उनकी जो है ना तरबियत की जाए कि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेजमेंट करें लोग, ताकि ट्रस्ट करें और आके टैक्स नेट का हिस्सा बने। ये पिछले कई सालों से ये एक ही चीज है, इससे तो टैक्स नेट बड़ा नहीं है। जब तक हमारे टैक्स पेयर जो है वो कोई 2 से 2.5 करोड़ तक नहीं पहुंचते, हमारा टैक्स टू जीडीपी 10% है, बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो बाकी यानी एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया में जो लोग आगे जा रहे हैं वो 30% टू जीडीपी होती है एक्सपोर्ट, हमारी वो भी 10% है। तो इतने बड़े गैप्स के साथ हम मुल्क जो है ना कर्जों पे ही चला रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है कर्जे ले लेके, और उस कर्जों का भी नहीं पता चलता कि वो लगते कहाँ है। तो आम लोग जो है ना कल को यानी देखे ना टैक्स मैं दे रहा हूँ, कर्जे भी कल को मुझे ही पे करने ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, ले ये लोग रहे हैं, और उसका हमें सर पैर ही नहीं है कि वो लग का रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है कि आपके यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप कोई चीज किसी से पूछ नहीं सकते। यहाँ पे तो देखें, अगर कोई बंदा स्टोरी कर देता है तो वो साफ ही पकड़ा जाता है, बजाय इसके उस बंदे से पूछा जाए कि आपके पास ये अरबों रुपए कहाँ से आए हैं, तो वहां पे तो उस साफ ही को मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। तो ये कल्चर खत्म करने की जरूरत है। दौस धांधली और जुल्म जो है वो चंद अरसे तो चल सकता है, वो आप लंबा अरसा लोगों को दबा नहीं सकते। अब देखें ना, आपकी जो एलीट क्लास में शामिल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब वो मजबूर हो गए अपनी इज्जत बचाने के लिए कि उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी होने वाली है, क्योंकि लोग जो सड़कों पे निकलेंगे वो फिर अपने हक को लेकर ही वापस आएंगे। सर, टैक्स रिटर्न फॉर्म की बात कर लीजिए, तो इसका तरीकाकार क्या है? ये आईआरएस पोर्टल है एफबीआर का ऑनलाइन, उसके ऊपर ही जमा करनी पड़ती है। हर जो टैक्स पेयर है उसका एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है, उससे वो लॉगिन होता है और वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स हैं, इनकम की है, एक्सपेंसेस की है, एसेट्स की है, लायबिलिटीज की है, वो सारी कंप्लीट करता है। फिर अगर किसी का टैक्स पेएबल कोई बनता है तो वो टैक्स पेएबल का चालान बनता है, वो चालान पे होता है तो फिर आप अपनी रिटर्न जमा करा सकते हैं। ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है, मैनुअल नहीं है। आईआरएस के वो आपने लॉगिन होना है, वहां से फिर आपकी सारी जो रिटर्न है वो जमा होती है। और सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बैंकों ने जो शेड्यूल चार्जेस पे नजरसानी की है वो वन लिंक से रजू कर दिया गया है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जो हर बैंक के ना एक तो अपना एटीएम होता है, एक ये होता है कि आप किसी भी जाएं तो एटीएम पे लिखा होता है वन लिंक।
दूसरे बैंक का भी एटीएम आप यूज कर सकते हैं। तो उसके चार्जेस लास्टली 25 रुपए थे, अब वो बढ़ा के 1 जुलाई से जो है ना 35 रुपीज हो गए। इस तरह बैंक ने अपने ना हर 6 महीने 3 महीने बाद जो है ना शेड्यूल जो चार्जेस का इशू करता है और वो सारे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो 400-400 गुना ऊपर जा रहे हैं। जिन लोगों के वहां पे डिपॉजिट पड़े हुए हैं उनको जो है ना वो काइबर से भी नीचे मिल रहा होता है। तो ये बैंकों को भी देखना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेशन दें इस तरह के चार्जेस। फिर आपको एसएमएस चार्जेस पड़ रहे हैं, आपको बिजनेस कम्युनिटी को एलसी खोल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वो करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर चीज के ऊपर चार्ज है, तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो हमारा पैसा वहां पे पड़ा होता है, स्पेशली जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे तो बैंक को किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेने चाहिए। चलो जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स में है या आपके डिपॉजिट्स वाले हैं, पीएलएस वाले हैं, उनसे चलो आप उनको इनकम दे रहे हैं, उनसे चार्जेस ले लें, लेकिन जिनके करंट अकाउंट है उनको तो कम से कम माफी दे दें। बिल्कुल। जो इसका मतलब जो सैलरीड पर्सन है जिनकी रोजाना कोई 30 से 40 हजार सैलरी बैंकों में आती है उस पर भी टैक्स कटौती होगी। जाहिर है वो अगर उसमें फाइलर नहीं है, एटीएल लिस्ट में उसका नाम नहीं है और बैंक से 50,000 निकलवाएगा तो उसको वो देने पड़ेंगे, और 1 लिंक एटीएम पे जाएगा तो 35 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप अपना बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं एटीएम पे जाके तो उसके भी 5 रुपए हैं। और इसी तरह अगर आप वो जो आप ट्रांजैक्शन करें एटीएम से और साथ आप रसीद लें अपने बैलेंस चेक करने की तो उसके अलग से फिर 5 रुपए हैं। तो इस तरह यानी छोटे छोटे करके जो है ना वो वैसे देखने में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक आम आदमी जो इस वक्त यानी पॉवर्टी लेवल आप देखें ना, हमारे तो 50% से ऊपर आबादी पॉवर्टी लेवल में चली गई है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे खर्चे भी उनके लिए बड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का, और हमें बताया गया कि टैक्स रिटर्न फॉर्म क्या होता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, और आवाम को जो है वो छोटी छोटी चीज़ पर भी टैक्स देना होगा, चाहे वो बैंक से रकम निकलवा रहे हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे उनकी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उन पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जिनकी 30 से 40 हज़ार सैलरी है, जो बिल्कुल मिनिमम है और जिससे बहुत मुश्किल घर का गुजारा पूरा होता है, उस पर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा।